अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, इस वक्त भी सियासी जो गर्मा गर्मी अपने उरूज पर पहुंची हुई है और मुलाकातों का सिलसिला एज वी स्पीक जारी है, क्योंकि कल तमाम आंखें मरकूज हैं ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि बैनुल-अक़वामी दुनिया की भी नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग पर, जो कि पार्लियामेंट में होने वाली है। और कल इसका जो टाइम है, इस हवाले से 11:30 बजे कल सुबह का मुकर्रर किया गया है। तो कल चूंकि पहला रोज़ा भी है तो ऑब्वियसली उसका भी एक फैक्टर है जो कि इस वक्त हमारे सामने है कि उससे पहले ये तमाम तर मामलात हो जाएं हल। और साथ साथ नाजरीन, इशाइयों का सिलसिला आज चल रहा है और अपोजिशन की तरफ से भी इशाइये भरपूर अंदाज में हो रहे हैं। बिलावल साहब ने कल इशाइये पे बुलाया था, उन्होंने मदऊ किया था सबको, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज होस्ट किया है इशाइया। साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने MNAs के लिए उन्होंने आज इशाइये का इनेकाद किया है और उस पर उन्होंने बात की। अपने MNA से वो मुखातिब हुए। अब से कुछ देर पहले उनका जो ये खिताब था वो चला। साथ साथ नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतजाज की कॉल भी दे रखी है मुल्क भर में कल होने वाले नो कॉन्फिडेंस वोट और इस पूरी सरगर्मी के खिलाफ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है और तमाम जो लोग हैं जो कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो बैनुल-अक़वामी साजिश को इम्प्लीमेंट करने वाले या उसको अमली जामा पहनाने वाले लोग हैं। तो लिहाजा कौम उनके खिलाफ एहतजाज पर निकले। मुल्क भर में ये एहतजाज की कॉल है। दूसरी तरफ नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब अब से कुछ देर उन्होंने भी खिताब किया और वो भी ये बात करते हुए नजर आए कि कानून को कतन हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर नया सेटअप आता है और वो आते हैं तो वो कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि वो भी कोई ऐसी चीज़ या इस तरह की कोई एजुटेशनल पॉलिटिक्स ना करें जिसकी वजह से कोई उनको आने वाली नई हुकूमत को कोई इस तरह का स्टेप लेना पड़े। तो दोनों इतराफ से नाजरीन जो जुमलों का तबादला है वो जारी है और यकीनन हीटेड सिचुएशन है। ऐसे में यकीनन कौमी मफाद में तो यही बात सबसे अहम है इस वक्त करने की कि उम्मीद ये करते हैं कि तमाम तर मामला खुश असलूबी से हो और कोई भी डिसटेस्टफुल वाकया ना हो। इस सिलसिले में हुकूमत भी अपना जो पूरा किरदार है वो अदा करे और इंश्योर करे कि किसी तरह की एजुटेशनल पॉलिटिक्स ना हो। साथ साथ अपोजिशन भी इस चीज़ को इंश्योर करे और यकीनन फिर सिक्योरिटी भी हमने देखा है आज से ही बीफ्ड अप है तमाम रेड जोन में। कल अल्लाह करे कि ये तमाम तर मामला जो भी हो खुश असलूबी से हो और कोई अनटुवर्ड सिचुएशन की तरफ हम ना जाएं। इंटरेस्टिंगली नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से आज उन्होंने जो डायलॉग में एड्रेस किया ऑडियंस को वो भी मायने खेज है, क्योंकि कल हमने देखा था कि जो पहला रोज था सिक्योरिटी डायलॉग का तो उसमें वजीर आजम इमरान खान ने सिक्योरिटी डायलॉग से वो मुखातिब हुए थे, शुरका से मुखातिब हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो रशिया का उनका दौरा था दरअसल वहां से वही बैनुल-अक़वामी साजिश और बैनुल-अक़वामी पूरी कंस्पिरेसी के उन्होंने ताने बाने जोड़े और उन्होंने कहा ये तमाम तर मामला वहां से चल रहा था। और जो एंटी वेस्ट एक जो वजीर आजम इमरान खान ने कोशिश की है कि अपने ब्लॉक को चेंज करें और मगरिब के हवाले से उन्होंने बात की है कि मगरिबी साजिश हो रही है, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि ये तमाम तर मामलात कहाँ से शुरू हुए और उसके सियासी ताने बाने पाकिस्तान में कैसे आकर मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज जो नाजरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सिक्योरिटी डायलॉग से जो वो मुखातिब हुए तो उन्होंने बिल्कुल उसके बरक्स ये बात की। उन्होंने इस हद तक कहा कि यूक्रेन में जो रशिया का अग्रेशन है उन्होंने बाकायदा तौर पर उसकी मजम्मत की और उन्होंने कहा कि हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं और इनको किसी भी सूरत में स्टेक पर नहीं लगाया जा सकता। मजीद उन्होंने ये कहा कि हम किसी ब्लॉक की सियासत का हिस्सा ना हैं और ना बनना चाहते हैं और ये हमारे मफाद में नहीं है। तो ये बड़े मायने खेज नाजरीन हमें जो दो डायलॉग हैं सिक्योरिटी डायलॉग में हमें नजर आए। एक तो कल वजीर आजम इमरान खान का जो स्टैंड था और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो स्टैंड था, तो आज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट और मायने खेज आजकल की सियासी जो पूरी एक गर्मा गर्मी है उस एतबार से भी नजर आते हैं। पंजाब असेंबली का भी मामला साथ साथ ही है नाजरीन, क्योंकि कल सेम टाइम पे पंजाब असेंबली का भी जो इजलास है वो तलब किया गया है और उसका एजेंडा ये है कि नए वजीर आला का इंतखाब किया जाए पंजाब के लिए। उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, गवर्नर पंजाब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है बिलाखिर और परवेज़ इलाही साहब को नामजद किया है वजीर आज़म इमरान खान ने बतौर अपने कैंडिडेट के। दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब हैं जो कि कैंडिडेट हैं अपोजिशन के, और जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने भी कहा कि वो हमजा शहबाज यानी कि अपोजिशन का साथ देंगे इस पूरे मूव में। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के पहले भी मुज़ाकरात वगैरह चलते रहे हैं और आज भी हमने देखा कि उन मुज़ाकरात को बाकायदा एक फाइनलिटी मिली जब बाकायदा तौर पर जहांगीर तरीन के पूरे ग्रुप ने ऐलान किया कि वो ऑपोजिशन का साथ देंगे। इस पूरे सिलसिले में नाजरीन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी हो चली है कि अगर सेम टाइम ही है तकरीबन कौमी असेंबली का भी एक ही वक्त पे इजलास है 11:30 बजे और पंजाब असेंबली का भी, तो दोनों इतराफ में बिल्कुल एक खबरों का इनफ्लो होगा जो कि कल हम देखेंगे और कल का रोज
तमाम एतबार से बहुत दिलचस्प है। तमाम मामले पर नाजरीन रोशनी डालेंगे और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल है मैं फौरी अब उनका तारुफ कराऊं। कवामी जो फैक्टर्स हैं उनको भी इन अकाउंट लेंगे, साथ साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एड्रेस था सिक्योरिटी डायलॉग से, दोनों के एतबार से बात करेंगे क्योंकि दोनों में हमें बड़ा एक कंट्रास्ट नजर आता है। उन दोनों पे हम बात करेंगे, रोशनी डालेंगे और ऑब्वियसली सियासी जो गर्मा गर्मी है उस पर भी हम लोग बात उसी तरह से रखेंगे अपनी। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब कैसर अहमद शेख, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असेंबली हैं और स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के। बहुत शुक्रिया आपका कैसर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आप तशरीफ लाए यहाँ स्टूडियोज़ में। जमशेद इकबाल चीमा साहब नाजरीन मुझे लाहौर से बजरिया TVU लिंक ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए और बड़ी वोकल पर्टिनेंट आवाज़ हैं अपनी जमात से। बहुत शुक्रिया आपका जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला है। और नाजरीन एम्बेसडर शाहिद अमीन, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ बजरिया स्काइप जुड़े हुए हैं और तमाम एतबार में जो खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी का एक एंगल है उसके हवाले से हम मजीद जानेंगे शाहिद अमीन साहब से। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर साहब, मैं आपकी तरफ भी शॉर्टली आती हूँ। लेकिन कैसर साहब, अगर मैं बात का आगाज़ बाकायदा तौर पर आपसे कर पाऊँ, आप फरमाइएगा क्या देखते हैं आप? अब इशाइया तो रोज़ की बुनियादों पर हम देख रहे हैं अपोजिशन के हो रहे हैं और अब आगे मामलात खुश असलूबी से चलें, ये किस तरह से इंश्योर किया जाना चाहिए? और क्या कल के हवाले से एक तरह से आपको लगता है, क्योंकि आपके पास नंबर्स की बर्तरी है, तो क्या आप समझते हैं कि कल आप कामयाब होंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब कराने में अपने हक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, देखिए आपने अच्छा तारफ़ सारा पूरा तफसील से बता दिया। मसला ये है कि ये एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार से हम प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की मूव कर रहे हैं और ये कोई आज से नहीं चल रहा, ये पिछले कई महीनों से ये मूव की तैयारी हो रही है और हम इज़हार कर रहे हैं कि हम नो कॉन्फिडेंस में जाएंगे। अब ये एक कोई इसमें लड़ाई झगड़ा तो है नहीं। मुझे हैरान हूँ कि ये एक स्पोर्ट्समैन है इमरान खान साहब, सारी उम्र स्पोर्ट्स में रहे, इन्होंने अभी तक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनमें नहीं है। हार जीत होती है जब आप किसी मैच में उतरते हैं, आप ये तो एक गेम है, आपके सामने है कि आप मेजॉरिटी खो चुके हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि 20 ओवर का मैच हो और 18 ओवरों में आपकी 10 विकेटें उड़ जाएं। जब हमने 173 बंदे सामने पेश कर दिए तो आपकी 10 विकेटें उड़ चुकी हैं। अब कौन सा बाल रह गया जो आपके पास खेलने का है? हाँ, अगर आप मेंबर लाते हैं, हमारे पास मेंबर कल नहीं होते। मैं हैरान हूँ कि ये क्या, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये आप ख़त्म तो नहीं हो गया? आज अगर पब्लिक को, आप कभी पब्लिक को आवाज़ देते हैं, अब इसका तल्लक क्या है जलसे करने का या लोगों को बुलाने का? इसमें तो अंदर 172 लोग मेंबर नेशनल असम्बली हमने इकट्ठे करने और दिखाने हैं उनके खिलाफ हैं। अगर वो हम कामयाब हो जाते हैं तो आप जाएँ ग्रेसफुली, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और ग्रेसफुली आप हार अपनी शिकस्त कबूल करें। तो और कल इतना ये जो एक तरफ एजुटेशन की बात कर रहे हैं, ये पूरा जो रेड जोन है, हम भी बाहर निकलना हमारे लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। और कल भी मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी का इतना फुल प्रूफ बंदोबस्त किया हुआ है। और सुबह का पहला रोज़ा है, रमज़ान शरीफ है, हम पूरी कौम को क्या दिखा रहे हैं? पूरी दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर है। ये तो वही कर रहे हैं जिस तरह के अमेरिका में आपने ये देखा जो उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हुआ कि जब वो हार रहे थे तो फिर कैपिटल हिल पे मुजाहरे, वो फिर मुजाहरे, वो वही स्टाइल है इनका भी कि। तो मैं हैरान हूँ कि क्या अपने कौम का और अपने मुल्क का कितना मजाक बनवा रहे हैं। सारी दुनिया देख रही है कि एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार ये हुआ है। देखिए, आप कामयाब हो जाते, आपसे आपका बिहेवियर ही ऐसे रहा। आपके अपने मेंबर 22 मेंबर तो मैं उस दिन खुद देख के आया हूँ कि वो हटे हुए थे और हमारे पास आए हुए थे, सिंध हाउस में जमा थे। और हमारे पूरे 173 उस दिन परसों जुमेरात के दिन थे और अब उसके अलावा 2 मेंबर्स का प्रोडक्शन ऑर्डर आ गया तो अब वो 175 तो वैसे ही हो गए और मेंबर भी आ जाएंगे। हम इनका PTI का कोई एक मेंबर भी इस वक्त नहीं उसमें गिन रहे। तो अब कौन सी आप कहते हैं बार बार के पैसे ले लिए किसी ने पता नहीं इन्फ्लुएंस कर दिए। इन्फ्लुएंस तो गवर्नमेंट के पास होता है ना। तो आप एज ए प्राइम मिनिस्टर अपने बंदों को, अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सके और वो आपसे, आपने कभी देखा, देखिए ना, अपोजिशन में इतने मेंबर बैठे हैं,
किसी की आवाज़ आपने सुनी, किसी ने कन्फ्लिक्टिंग कोई एक भी आवाज़ आई कि हम फलां अपना मियाँ शहबाज शरीफ सही, से सही। या मौलाना से या आज़िज़ जरदारी से हम कोई नाला है, ये कोई उनके खिलाफ वाली बात है? तो ये तो देखिए, जमशेद साहब से पूछते हैं कि ये कैसे इंश्योर करेंगे हुकूमत। जी जमशेद साहब, एहतजाज की कॉल तो अब बाकायदा बाज़ाब्ता आ चुकी है, तो ये बताइएगा कि इससे क्या मामलात ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि मुल्की मफाद में तो यही है कि जो भी मामला है वो खुश असलूबी से तय हो और कोई खुदा ना ख्वास्ता तशद्दुद या पुरतशद्दुद कोई सूरत हाल ना बन जाए। तो आप इसको इंश्योर करने के लिए ये एहतजाज की कॉल, आपको नहीं लगता कि इससे मामला ऑपोजिशन की तरफ से भी कोई वो लोग एजिटेट कर सकते हैं अगर ऐसी कोई चीज़ हुई? और ये भी बताइएगा कि हमने कुछ इत्तलात ये सुनी कि आपके मेंबर्स को ये कहा गया है जमात की तरफ से कि आप लोग भी आए कौमी असेंबली, जबकि आपके मेंबर्स की तो वैसे ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोट तो अपोजिशन ने नंबर्स पूरे करने हैं। तो फिर आप अपने मेंबर्स को बुलाकर, आपको नहीं लगता कि अगर कोई कन्फ्रंटेशनल सूरत हाल हो सकती है तो वो यकीनन सबके लिए ख़राब होगा? देखिए, एक तो कोई आप तशद्दुद वाली बात हमसे एक्सपेक्ट ना करें। हम बड़े ही जमहूरी लोग हैं और यू कैन से कि इमरान खान साहब इस वक्त तकरीबन कोई 68-69 ईयर के हैं, तो आपने कहीं भी तशद्दुद उनसे नहीं देखा या उनकी ज़ात में या कहीं किसी की जगह कोई पुनिटिव हुए हों या कोई रिवेंजफुल हो के कोई काम किया हो। अपोजिशन भी उन्होंने सही है, बड़े छोटे लेवल पे भी सही है, बड़े बड़े लेवल पे भी कभी मतलब उनको गिराया गया, कत्ल की आप कह लें कि कोशिश की गई, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी बंदे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया और कभी हुकूमत में आके ये काम नहीं किया कि तशद्दुद किया गया हो। सो हमें ये बात तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें हमसे। बाकी ये है कि जिस ऐवान में जाके हमारी कल अक्सरियत हो या अकलियत हो, अगर हम वहाँ जाते हैं तो जो बात शेख साहब कह रहे हैं कि ग्रेसफुली, तो ये ग्रेस यही होती है ना, और क्या होता है कि हम आप यहाँ वहाँ मौजूद हों। दूसरी बात इसमें देखें शेख साहब, इसमें ये जो हैं आप कह लें सियासतदान की जो ऑक्सीजन है वो अवाम है, वो वोटर है। वो वोटर के बगैर चलता हुआ, वोटर से कम्युनिकेट ना करता हुआ, वोटर को अपना पैगाम ना पहुंचाता हुआ वो सियासतदान नहीं रहता, वो लीडर नहीं रहता, वो स्टेट्समैन नहीं रहता। स्टेट्समैन वो है कि जो अपना नज़रिया, अपनी आइडियालॉजी, अपनी लॉजिक जो है आवाम तक पहुंचाए। लिहाजा हमने हर सूरत और हर वक्त, हर रोज़ और हर घंटे अपनी आवाज़ आवाम तक पहुंचानी है। हमने बाहर निकलना है, हमने सेमिनार्स करने हैं, हमने जलसे करने हैं, हमने रैलियां करनी हैं, लेकिन उसमें कहीं तशद्दुद का जिक्र नहीं है, उसमें कहीं कुछ स्टेट की किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने का जिक्र नहीं है, उसमें कहीं कार्य सरकार में रुकावट का जिक्र नहीं है। बेसिक है कि आपने अपने लोगों को अपने नज़रिए पर मोबिलाइज़ करना। हमारा इशू क्या है, हम समझते हैं कि ये रूटीन का प्रोसेस नहीं है। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसमें साजिश है, ये अमेरिका के हुक्म पे हो रही है और इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, पैसे भी अमेरिका के इन्वॉल्व हैं। अगर अमेरिका के पैसे इन्वॉल्व हैं और उसके कहने पे हो रही है तो ये एक सीरियस किस्म की कॉन्स्पिरेसी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ रूटीन का प्रोसेस भी नहीं रहता और ये कोई सिर्फ मॉरल पोजीशन भी नहीं है, ये तो कानूनी पोजीशन है कि अपने मुल्क के मुफादात के ख़िलाफ़ जो लोग जाते हैं, मोरालिटी तो चली गई पाताल में, लेकिन कानूनी तौर पर भी उन्होंने अपने मुल्क के मुफादात के ख़िलाफ़ काम किया है। और तीसरी बात इसमें यह है कि देखें, इसमें ये जो सबक दिया जा रहा है कि जी आप डर के रहें, बच के रहें अमेरिका से, फलां से, भाई कभी गुलामों ने भी तरक्की की है। दुनिया में तरक्की शुरू तब होती है जब आप आज़ाद होते हैं, और आज़ाद मेंटली होते हैं, फिजिकली नहीं होते। लोग जेलों में नहीं हैं, बेसिकली लोग मेंटली जो गुलाम है वो पीछे है, जो मेंटली आज़ाद है वो आगे है। ठीक है, अच्छा गुफ्तगू को, क्योंकि आप भी बैरूनी साजिश की तरफ आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये हमारे और आपके नजरियात में ये फर्क है। इन नज़रियात को हमें देखें, आप अपना नज़रिया करें, आप हमें बैगर कह लें, कोई हर्ज नहीं है, आप इनको गरीब कह लें, आप पेट के गुलाम कह लें, आप मां बेचने वाले कह लें, हम तो नहीं कहते। हम कहते हैं बड़ी मोअज़्ज़ज़ कौम है, हम 23 करोड़ लोग हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, ये दो हाथ हर इंसान के कमाने वाला है, एक मुंह खाने वाला है। ये मैं पूछती हूं कैसर साहब से कि ये इस तरह का बयान और इसका क्या फिर हम मतलब निकालें, आगे आने वाले दिनों में क्या सिमत होगी हमारी पॉलिसी की। एम्बेसडर साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ, ये बताइएगा, ये जो सिक्योरिटी डायलॉग में हमने आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एड्रेस करते हुए देखा, बहुत एक स्टार्क सा कंट्रास्ट था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो तो बाकायदा मजम्मत कर रहे थे कि यूक्रेन में जो रशिया ने अग्रेशन किया है उसकी, और ऑन द अदर हैंड वजीर आजम कल कहते हुए नजर आए कि क्योंकि वो रशिया गए थे तो इसकी ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी,
और इस वक्त इन हालात में वो रशिया गए थे, तो एक बहुत बड़ी वजह थी ये पूरे सियासी मंजरनामे को सेट करने की उनके खिलाफ। ये हमारे मुल्क में जो सिलसिला है कि हुकूमत का एक पोजीशन है और बाज़ औक़ात आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ बात कही जाती है, तो ज़्यादातर ममालिक में तो एक ही आवाज़ से बोला जाता है और वो है मुल्क की सियासी क़यादत और मुल्क की वज़ारत ख़ारजा। बहरहाल जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से बात आई है कि अमेरिका के साथ दोस्ती चाहते हैं, वो तो इमरान खान भी कहते रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो इसमें तो कोई तजाद नज़र नहीं आता। अलबत्ता यूक्रेन के बारे में हमारी ऑफिशियल पोजीशन अब तक यही रही है, हम इमरान खान गवर्नमेंट की, कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साइड में नहीं, हमने ना रशिया का साथ दिया है ना उसकी मुखालफत की है। लेकिन जो मंसूब किया है बयान जनरल बाजवा से, तो उसमें उन्होंने रूस की एक लिहाज से मजम्मत की है यूक्रेन के मिलिट्री ऑपरेशन के सिलसिले में। तो ये बहरहाल इसका विल सी के पहले तो बाद में अक्सर कहा जाता है कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो नहीं था। हमारे मुल्क में ये भी तो सिलसिला रहता है ना कि वन इज नेवर क्लियर के असल पोजीशन क्या है। लेकिन देखिए, असल पिछले दिनों जो वाकया था कि हमारे वज़ीर आज़म ने बारहा ये कहा कि अमेरिका, पहले तो नाम नहीं लिया था लेकिन अब तो कुल्ला नाम भी ले रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से ये कोशिश है कि जो अदम एतमाद की तहरीक है वो कामयाब हो जाए, या अगर वो नाकाम होती है तो उसमें उन्होंने एक किस्म की धमकी दी है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। हमारे अंदरूनी मामलात में किसी गैर मुल्क को कुछ कहने का कोई हक नहीं है, और चाहे हमारी हुकूमत एक बात कर पोजीशन ले या दूसरी पोजीशन ले, ये हमारा अंदरूनी मसला है, ये हमारी अपनी सॉवरेनिटी का इशू है। करेक्ट। ना का कोई इख्तियार है ना किसी। अच्छा एम्बेसडर साहब, आपकी तरफ मैं दो बातें रखना चाहती हूँ। एक तो ये बताइएगा कि सिफारती एतबार से माशाल्लाह आपका बहुत एक वसी तजुर्बा है, ये बताएं कि इस तरह की ऑपोजिशन तो कह रहे हैं कि ये जो एक एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस है या ये जो केबल्स है, ये कहते हैं एक रेगुलर रूटीन मैटर है, उसको आप इस तरह से जोड़ नहीं सकते अंदरूनी सियासत के साथ, और हुकूमत उसको ओवर प्ले कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि क्या आप इसको रूटीन मैटर समझते हैं? और अपोजिशन के कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि वो जो सफीर थे अमेरिका में पाकिस्तान के, वो तो जाहिर है वो हुकूमत के अपने मुलाजिम हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो अगर ये बात कर रहे हैं तो इसलिए भी उनका झुकाव या उनकी इंक्लिनेशन हुकूमत की जानिब होना एक नेचुरल फितरी बात है, इस वजह से भी उसको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, शुरू में तो ये तासुर था कि किसी मुल्क ने तहरीरी तौर पे हमको धमकी दी है, कोई खत लिखा है जिसमें हमें धमकी दी है। अब जब हक़ाइक़ सामने आ गए तो ये मालूम हुआ कि ऐसा कोई खत नहीं है जो किसी हुकूमत ने, यानी इन दिस केस अमेरिका की हुकूमत ने लिखा है। वैसे भी मेरा तजुर्बा ये है डिप्लोमेटिक कि धमकियां तो जरूर दी जाती हैं लेकिन खत लिख के नहीं दी जाती, वो तो एक किस्म का सबूत हो जाता है आपके खिलाफ। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई खत नहीं आया है किसी गैर मुल्क की तरफ से। हुआ क्या है कि हमारे एम्बेसडर की किसी के साथ एक वहाँ किसी स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के साथ मीटिंग हुई है, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट भेजी है हमारी वजारत खारजा को, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन ऑफिशियल ने इस की धमकी दी है। तो वो भी यकीनन काबिल मजम्मत चीज़ है, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ना सदर बाइडन ने दिया है ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दिया है, उसके नीचे आती है अंडर सेक्रेटरी, उसके नीचे आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी। असिस्टेंट सेक्रेटरी समझे हमारे वजारत खारजा के डायरेक्टर जनरल के बराबर होता है, यकीनन वो भी एक सीनियर ऑफिशियल होता है, लेकिन इसमें लेवल जो है डज मैटर। अगर प्रेसिडेंट के लेवल पे कहा जाता है या फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे कहा जाता है तो ज्यादा संगीन मसला था। तो बहरहाल जो कुछ हुआ है वो अफसोसनाक है, अमेरिका की तरफ से ऐसा धमकी नहीं आनी चाहिए। यकीनन हमारे वजीर आजम और हमारी तरफ से जो जवाब दिया गया है और बल्कि अमेरिका को प्रोटेस्ट किया गया है वो भी बिल्कुल वजह है। लेकिन मेरे ख्याल में इस एक बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अमेरिका एक सुपर पावर है। ईयर्स हमारा अमेरिका के साथ एक उनका इत्तेहाद रहा है। अमेरिका से हमें ओवर द ईयर्स $75 बिलियन की एड मिली है। तो वही एक उर्दू का मुहावरा है कि अगर झील में रहना है तो मगरमच्छ के साथ बिगाड़ करना कोई अकलमंदी नहीं है। तो इसके सुपर पावर है, इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि उसके साथ इख्तिलाफात को बढ़ाया ना जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि जो भी मामला हमारे इख्तिलाफात हैं उनको खुश असलूबी के साथ उनको खत्म किया जाए, बजाय इसके कि कोई कन्फ्रंटेशन की जाए। आई सी, ठीक है, आपने कहा कि कन्फ्रंटेशन भी यकीनन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम किस जानिब जा रहे हैं और इस वक्त क्या फिर उसके असरात देखे जाएंगे, ये तमाम तर बातें अभी करने वाली हैं जमशेद चीमा साहब। जरा रिवर्स ऑर्डर में मैं पहले आपकी तरफ आना चाहती हूँ, ये बताएं
कि 3 ऑप्शंस की भी कल बात हुई। वजीर आजम इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनको 3 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें से आखिरी ऑप्शन ये था कि अगर ऑपोजिशन वापस ले लेती है अपनी ये पूरी नो कॉन्फिडेंस मोशन तो वजीर आजम असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, फ्रेश इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन फिर आपने देखा उसी प्रोग्राम में फिर कल ये बात हुई कि एक ब्रेक के बाद ये कहा गया कि अस्करी जराए, जो एंकर ने कहा कि अस्करी जराए ने कहा है कि दरअसल पीएम ऑफिस ने अप्रोच किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या फौज को कि वो बीच में कोई इंटरवीन करे और वो बेसिकली ये जो प्रपोजल है ऑपोजिशन के पास ले जाएं, जिसको ऑपोजिशन ने रद्द कर दिया। क्या हकायक आपके पास इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मैं समझता हूँ ये दोनों बातों में कोई फ़र्क नहीं है। ये आप कह लें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस कहे या अस्करी ज़राए कहें या कोई तीसरा आदमी कहे और दोनों फ्रीक उस पर बैठ जाएँ, इस बात में डिफरेंस नहीं है। बेसिक बात है कि जो बात हुई कि जी इलेक्शन हो जाए और फ्रेश मैंडेट जो आ जाए, अर्ली इलेक्शन हो जाए, ये एक जायज़ बात है कि एक है कि हमारी परफॉर्मेंस है, ये गवर्नेंस है, दूसरा खारजा पॉलिसी है, तीसरा देखें एक मतलब मैं समझता हूँ कि डिफरेंस नहीं है इसमें। हम कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, हम वेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जा रहे, हमारे मुफादात जुड़े हुए हैं, हमारी तिजारत है, बाकी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी का लेन देन है। सो वी आर लिविंग इन ए प्रोग्रेसिव वर्ल्ड और इंटरलिंक्ड है सारे लोग। सो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी जानते हैं और हमारी हुकूमत भी जानती है, लेकिन बर्ल ये नहीं है कि वो हमें इस्तेमाल कर रहे हों, हमें डांट भी रहे हों, डू मोर भी कर रहे हों और हम हर वक्त जिसे कहते हैं पंजाबी में दुम ला रहे हों। ये कोई तरीका नहीं है। सो हमने रिस्पेक्टफुली डील करने की, रिस्पेक्टफुली आप कह लें बिहेव करने की कोशिश की है कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क है, हमें आज़ाद समझा जाए, हम अलाइस हैं, हम दोस्त हैं आपके, हम इत्तेहादी हैं आपके, स्ट्रेटेजिक पार्टनर आप इंडिया के हैं, हम सेकंड प्रायोरिटी हैं। तो इसी तरह हमारे पास भी है, हमारे पास भी इसी तरह है कि हम आप कह लें कि आप हमारे इत्तेहादी हैं लेकिन बर्ल हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंस कहीं और है। तो इतनी सी बात की है, लिहाजा हम न्यूट्रल रोल प्ले करेंगे। हम आपके कहने पे किसी पे चढ़ नहीं दौड़ेंगे, किसी को बम नहीं मारेंगे, किसी घर में जाके बम फोड़ेंगे नहीं, जाके खुद कुछ धमाके नहीं करेंगे। यही कहा है ना हमने, और क्या कहा है। सो इतनी बात की, इतनी गुस्ताही भी अगर उन्होंने बर्दाश्त नहीं की तो उसकी बुनियादी वजह यह कि हम एक वन कॉल नेशन थे। वन कॉल नेशन के हमें कहा जाता था कि जनाब फ़लाँ पे चढ़ दौड़ें या फ़लाँ का नाटका बंद कर दें, फ़लाँ के साथ लड़ाई शुरू कर दें, फ़लाँ जगह मुजाहिद भेजें, फ़ौजी भेजें, अपना क्या नाम है गरीबों के बच्चे भेजें वहाँ पर और उन्हें मुजाहिद कहें। ये हमारी आदत थी। सो हम ये करते रहे हैं, लिहाजा आज उन्हें ये हज़म नहीं हो रहा कि ये कौम की जो बुनियादी आप कह रहे एक सिमत है, वो सिमत का तयन नया हो रहा है। सो एक सिमत की हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरी सिमत का पीडीएम जिक्र कर रही है। अब लोग किस सिमत को कबूल करते हैं, इस बात के लिए फ्रेश मैंडेट ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये एक और पूरा मंत्री का भी यही होगा। मैं समझता हूँ कि कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों शक्लों में अर्ली इलेक्शन में आपको जाएगा। हम अगर जीत जाए फिर भी अर्ली इलेक्शन में जाना पड़ेगा, ये जीत जाए फिर भी अर्ली इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अच्छा जमशेद साहब, ये भी बताएं कि क्या तो ये 1.5 साल कौमी असेंबली में तो नंबर्स अभी हमने देखा पिछले इजलास में ऑपोजिशन ज्यादा नंबर्स लेके आए थे, कोई गालिबन 174 या 175 लोग उनके पास थे जो लास्ट इजलास था। पंजाब असेंबली में क्या सूरत हाल है कि आप परवेज इलाही साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है आप वहां पर कामयाब होंगे? आपकी नंबर्स वहां पंजाब असेंबली में कैसी है, गिवन कि जहांगीर तरीन ग्रुप अब हमजा साहब की हिमायत कर रहा है? देखें, इसमें बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। वो कोई बड़ी अच्छी कमोडिटी, मैं भी उन्हीं में से हूँ, सियासतदानों की अगर बात करें या पार्लियामेंटेरियन की बात कर लें तो कोई बड़ी अच्छी कमोडिटी नहीं है। इसमें सच्ची बात है, ये जो लोग पैसे के साथ आगे पीछे हो रहे हों, इनके बारे में कोई बड़ा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। शेख साहब भी जानते हैं, अमीर साहब भी जानते हैं, ये एक अनफॉर्चुनेट और बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, सच्ची बात है, कोई हतमी को बात नहीं की जा सकती। लेकिन मुझे नंबर का या कुछ 4 महीने पहले इक़्तिदार जाना या ना जाना ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आज अगर अमेरिका के नाम के साथ जुड़ी हुई अदम एतमाद है, आज अगर पैसों के नाम के साथ जुड़ी हुई अदम एतमाद है, और आज अगर अच्छा ये भी बताएं जमशेद साहब, आपके पास क्या कोई सबूत वगैरह है? क्योंकि तो ये एक खतरनाक बात है। ऑपोजिशन तो मुस्तरद कर रहे हैं, इसको लेके चलना, किसी के लिए भी मुस्तकबिल में ठीक नहीं होगा। क्या आपके पास कोई सबूत हैं, कोई शवाहिद हैं कि ये पैसों की लेन देन हुई है, कोई बैरून मुल्क से पैसे आए हैं या फिर सिंध हुकूमत ने अपने पैसे लगाए हैं, कोई इस किस्म के सबूत? क्योंकि तमाम इदारे तो बतौर हुकूमत आपके पास है ना, तो ऑपोजिशन तो आपका ये इल्जाम रद्द कर रहे हैं और ये कहने को बहुत बड़ा इल्जाम है जो कि आप तमाम लोगों पर इस वक्त आयद कर रहे हैं। क्या कोई शवाहिद भी है?
देखें, ये आपके सारे शवाहिद दे दिए कि जी मकसूद चपड़ासी के नाम पे 3 अरब 75 करोड़ रुपया 20,000 तनख्वाह निकल आया। तो हुआ क्या? फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हुई, यहाँ पे हदेबिया पेपर मिल का केस नहीं हुआ और यहाँ पे सारा कुछ होता है। इशू ये मतलब लोगों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किसी को यहाँ चारों बैठे हम डाउट, मैं समझता हूँ हम बात ना ही करें, झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, हम अवॉइड कर जाए इस बात को कि अगर मुझे ये कहना पड़े कि नहीं पैसों का कोई लेन देन नहीं। मैं नहीं समझता शेख साहब ये कहेंगे या शाहिद अमीन साहब कहेंगे या आप भी कह सकेंगी कि इसमें पैसों का लेन देन नहीं है। ये कोई इनकार ही नहीं कर रहा है, ना जरदारी साहब इनकार कर रहे हैं, ना क्या नाम है शाह साहब इनकार कर रहे हैं, ना बिलावल साहब कर रहे हैं, ना लेने वाले इनकार कर रहे हैं। सो बेसिकली जब ज़्यादा शोर पड़ गया तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आपके पास सबूत नहीं है। ये नहीं कह रहे कि नहीं है, देखें आपका बेटा भी होगा, आपके पास कुरान पाक भी होगा, आप किसी को मानते भी होंगे, आपकी माँ भी होगी। कोई बंदा माँ की कसम खा के कह दे, बेटे की कसम खा के कह दे कि पैसों का लेन देन नहीं है, कोई बंदा कह दे, मेरे सबूत क्यों मांगते हैं? ये बात है, ये मोरालिटी की बात है। यहाँ पे कानून ने तो कोई फैसला ही नहीं करना। वो तो कह यहाँ रहे हैं, पे बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग सहूलतकार हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब जिन लोगों ने फैसले करने हैं वो भी सहूलतकार बने हुए हैं। यहाँ कानून ने क्या फैसला करना है? तगड़े का कानून है। ये मुल्क बेड़ा गर्क क्यों हुआ कि 23 करोड़ लोग आज गरीब हैं, मकरूज हैं, पीछे हैं, दूर से आज से यहाँ से 10,000 मील दूर बैठा बंदा आप फैसला करता है कि फला बंदा हुक्मरान नहीं रहेगा, नहीं रहता। अगर नहीं रहता तो फिर इससे ज्यादा बुरे हालात क्या हो सकते हैं? और उसकी वजह यही कि इंसाफ नहीं है यहाँ पे, और क्या है? कैसर साहब से पूछते हैं, कैसर साहब क्या वाकईतन ऐसी बात है कि सबूतों की भी गुंजाइश नहीं है मांगने की? ये इतनी ऑब्वियस बात है कि पैसों का लेन देन हुआ है। एक तो इस बात पे जवाब आप फरमाइएगा, और साथ साथ ये कि ये जो प्रो अमेरिका प्रो यूएस बहुत बयानात हम आपकी तरफ से देख रहे हैं। कल शहबाज साहब ने कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो ये बात उन्होंने की, जबकि हुकूमत कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान तो ये कहते हैं कि हम एक खुददार कौम है। बिल्कुल उसके बरक्स आप अगर कह रहे हैं कि कौम बेगर्स हैं, चूजर्स नहीं हो सकते, तो फिर तो ये किस सिमत में जा रहे हैं हम? जी देखिए, जमशेद इकबाल साहब और हमारे एम्बेसडर साहब बड़े सीनियर लोग हैं। इनको याद होगा 60s में, आज से 60 साल पहले हमारे सदर अयूब खान साहब ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का टाइटल था फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने यही कहा कि हम फ्रेंड्स हमें चाहिए, हम हमारे मास्टर्स हमें कबूल नहीं है। क्या इन 60 सालों में हम कोई, ये बात तो रियलाइज़ उस वक्त ही हो गई थी क्योंकि अयूब खान साहब ने बड़े खुल के ये बात अमेरिका को कही कि हम आपसे कोई बराबरी की बुनियाद पर तो चल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या 60 साल में हम किसी जगह आए बात करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। आज आपने उर्दू तर्जमा कर दिया उस किताब का जो उन्होंने इंग्लिश टाइटल था उसका। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि 7 मार्च को इनके मुताबिक कोई मुरासला हुआ और जो धमकी दी गई, अब 7 मार्च के बाद आपने पहली बार उसको जलसे में 27 मार्च को डिस्क्लोज़ किया। आपको चाहिए था कि ये असम्बली में, हम सारे असम्बली पूरी पार्लियामेंट जो है वो उसमें ये डिबेट होता, और अगर वाकई ऐसी कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात है तो ये स्टेट के ख़िलाफ़, सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, स्टेट के ख़िलाफ़ है। हम सबको इसका थ्रेडबेयर डिस्कस करना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए कि एकदम आप, और ये हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक है? फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी हुकूमत कल चली जाती है, तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाएगा? क्या उसको डिस्कस फिर हम नहीं हुकूमत को भी करना चाहिए जो बात है वो, ताकि तय तक पूछा जाए कि मामला क्या है। जहाँ तक अमेरिका की खतरनाक बात है ये, देखिए ना, जहाँ तक आज खुल के हमारे आर्मी चीफ ने कहा, आज जो सिक्योरिटी डायलॉग जो में उन्होंने, मैंने भी उनकी पूरी तकरीर सुनी, उन्होंने कंडेम किया रशिया को जो इंटरवेंशन उन्होंने किए है, और ये कहा कि एक बड़ा मुल्क छोटे मुल्क में अगर इस तरह हमला करेगा तो उसको हम मजम्मत करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हमारा कोई ब्लॉक नहीं है, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसा मुल्क, चाइना हमारा बेहतरीन दोस्त है, अमेरिका के साथ हमारे ट्रेडिशनल रिलेशंस हैं, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा अफोर्ड नहीं कर सकते थे बनने का। अब मुझे ये बताइए कि सिर्फ इमरान खान साहब को क्या हो गया है ना, उन्होंने ये कोई एकदम उनको याद आ गया कि अमेरिका हमारा, तो पहले मोना आपको पता होगा कि सारी जितने भी इमरान साहब के सबक थे ना वही थे कि मैं वेस्ट में रहा हुआ हूँ, और वेस्ट का इस्लामिक सारी वैल्यूज़ को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, और उनको पता है एक्चुअल। आज उसी वेस्ट को एकदम इतना कंडेम कर रहे हैं कि वो कहते हैं जी वो हमारे मुल्क में, उनकी जो इतनी अच्छी वैल्यूज़ थी
आप तो हम सबको उसका सबक दे रहे थे कि आप वहां रहे हुए हो और वो उन्होंने क्यों तरक्की कर रहे हैं। वो तो उन्होंने क्यों ये कहा नहीं- था कि और हाँ। आज उसके एग्जैक्टली आप अपोजिट बात कर रहे हैं कि वो इतने बुरे होंगे कि हमारा नहीं, मुल्क। लेकिन कैसर साहब फर्क है ना, वो तो ये कहते थे कि जो वेस्ट है वो ज्यादा अडेप्ट करता है, उन्होंने फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट ज्यादा हमसे तो मुसलमानों मैं से आज adapt कह रहा किया हूँ वही वेस्ट को ही आज आप कह रहे हैं हाँ, ना, जो लेकिन वो हमारे तो एक अलग बात है, लेकिन चलो अलग बात सही, लेकिन जो इस्लामी सारा उन्होंने कंसेप्ट की बात की जी, जी, कि जी। उन्होंने कबूल किया। बहरहाल वो मैं- कंडेम तो लेकिन इसको कर रहे हैं ना मैं कि ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल अब जो होगा हो जाएगी नो कॉन्फिडेंस की मूव, कामयाब होती है नहीं होती वो तो कल पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद ये मामला खत्म नहीं होना, ये तो पार्लियामेंट में डिबेट होनी है, ये हमारी रियासत का, ये लेकिन सिर्फ कैसर इमरान साहब, खान का आप मामला लोगों ने नहीं है। आज तक इसके ऊपर जो पार्लिमानी कमेटी है एनएससी, उसका इजलास वजीर आजम ने ऑफर किया था कि आप वहां पर आए, आपको खत दिखाते हैं वो। मैं कह रहा हूँ आप कि लोगों ने बतौर ऑपोजिशन उसको बॉयकॉट कर दिया। ये तो कोई बात नहीं है ना कि जब नो कॉन्फिडेंस के आखिरी दिन है, 2 दिन रह गए, तो उस वक्त 7 तारीख से 27 तारीख तक क्या करते रहे, बुलाते ना हमें। अब 2 दिन रह गए और आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, अब ये होने दें। हाँ, fair, 7 हम से अभी 27 भी तक काफी अभी time भी है। कमिट ठीक करते है, हैं। देखिए हाँ। मैं आर्मी चीफ के आज के जो उन्होंने डायलॉग में बात की है, मैं उनको बिल्कुल सराहता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के ये जोग्राफिकल सिचुएशन ही ऐसी नहीं है और हमारे जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं, हम इतने बड़े बड़े मुल्कों के साथ, जैसे कि अभी एम्बेसडर साहब ने बड़ा राइटली कहा कि हम मगरमच्छ के साथ कैसे ये इसके हम दुश्मनी कर सकते हैं। सही। हमें सबके साथ बना के रखनी। हाँ, हमें हमारे मामलात में कोई इंटरवीन ना करे, हम किसी की नहीं सुनते, लेकिन उसका तरीकाकार भी तो होता है ना, एक डिप्लोमेटिक बात होती है। कल मैंने उनकी परसों सुना प्राइम मिनिस्टर साहब को, उन्होंने कह भी दिया नहीं जी अमेरिका नहीं, पहले क्या अमेरिका का नाम भी ले लिया। ये कोई तरीका प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब करने का नहीं है और ये मुल्क को कहाँ हम पहुँचा रहे हैं। हमारा तो इस वक्त 12, 13, 14 अरब से ज़्यादा हमारे पास रिजर्व नहीं है, तो रिजर्व 2 महीने की भी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला जो एक शहबाज साहब की स्टेटमेंट थी जो कल हमने सुनी है, वो आप कह रहे हैं उस तरह से नहीं है, वो हमें कौम को बेगर्स नहीं कह रहे हैं। वो नहीं, वो बेगर्स कैसे एक कौम हो सकती है? हमारी तो इतनी खुददार हम लोग हैं और हम सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इन मामलात पे फोरगो कर जाएं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ललकारना शुरू कर दें। इतनी बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स आप कह रहे हैं बेगर्स नहीं है, लेकिन मैं क्यों, हमारी अपनी इज्जत है, हम अपने इज्जत नफ्स के साथ रहे, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं कि हम खुल के चैलेंज शुरू कर दें उनको, ताकि और ये कहें कि नहीं ये प्रेसिडेंट बाइडेन हमें टेलीफोन नहीं करते। सही, मेरा तो इसीलिए अर्थ था क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली ये लफ्ज कहे थे, ये जो जुमला है। नहीं जी, हम बेगर की हम बहुत बड़ी नेशन है, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ये मुमकिन ही नहीं है। और हम बड़ी खुददार इस्लामिक कंट्री है और ये सिर्फ इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं खुददार है, हम सब भी खुददार हैं। जमशेद इकबाल साहब मैं जानता हूँ, देखिए ना ऐसे लोग सारे जो है वो मुल्क को चाहने वाले सिंसियर लोग हैं और तमाम असेंबली में मैं समझता हूँ जो लोग इलेक्टेड आते हैं वो सारे के सारे मुल्क की मोहब्बत चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा, मैं इसी जरा नुक्ते पे एम्बेसडर साहब की भी बात अगर आ जाए। एक तो एम्बेसडर साहब, पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है फॉरेन हैंड का, फॉरेन इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का। ये बताइएगा सिफारती कोई इसकी इम्प्लीकेशंस तो खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में तो आप नहीं समझते कि हो जाएंगी, पर जरा रोशनी डालिएगा। और क्या बैरूनी मदाखलत इससे पहले कभी भी नहीं देखी है हमने पाकिस्तानी तारीख में कि कभी हुई हो? देखिए, बैरूनी मुदाखलत तो पाकिस्तान में होती रही है, जिसके बाद शहादतें मौजूद हैं, लेकिन और मुल्कों में भी आपने देखा होगा कि भाजपा कोशिशें की जाती हैं कि उसकी हुकूमत को तब्दील कर दिया जाए या उसकी खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज हुआ जाए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। बुनियादी पॉइंट ये है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम किसी के गुलाम नहीं है, ना हम उसके लिए तैयार हैं कि कोई हमारे ऊपर राज करे या हमारे ऊपर हुक्म चलाए। साथ ही में एक दूसरा पहलू भी है कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर साथ मिलकर रहना है, हम अलग होकर नहीं रह सकते। हमें बड़े मुल्कों के साथ, अब जैसे अमेरिका के साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, अगर वो बिगड़ते हैं तो वो हमारे कौमी मफाद में नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म के बारे में मैं ये कहूँगा कि वो यकीनन बड़े खुददार हैं और उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तार हैसियत का जो जिक्र किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। लेकिन उसमें अगर ये पहलू आता है कि आप अमेरिका सुपर पावर को उस पर हर वक्त तनकीद करते रहें और साथ में ये भी कहें कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन उनकी पोजीशन में रही है। और उसका नतीजा ये है कि आपको इस का खत आया है हमारी एम्बेसी से कि एक ऑफिशियल ने वहां पे इस राय का इजहार किया है कि
अमेरिका जो है जब तक इमरान खान वजीर आजम है ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं हो सकते, ये उसकी राय है। देखिए जी, ऑफिशियल्स आपस में बात करते हैं, मुख्तलिफ बातें कहते हैं, लेकिन फाइनली पोजीशन वो होती है जो अमेरिका का सदर या फॉरेन मिनिस्टर का है। तो मेरे ख्याल में इसको कुछ जरूरत से ज्यादा अहमियत दी गई है। जो कुछ भी धमकी दी गई है काबिल मजम्मत है, लेकिन ये कहना कि अमेरिका की तरफ से बाकायदा मदाखलत हो रही है, वो मेरे ख्याल में मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। राइट नाजरीन, मुझे वाइंड अप करना होगा इस सेगमेंट को इसी नोट। थैंक यू टू एवरीवन। कैसर अहमद शेख हमारे साथ थे, एम्बेसडर शाहिद अमीन, जनाब जमशेद इकबाल चीमा। शॉर्ट ब्रेक नाजरीन, वापस आते हैं अगले सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और मूडीज की बहुत अहम और मायने खेज जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, उसको हम डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर पर मौजूदा सियासी मंजरनामे के एतबार से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मूडीज़ की रेटिंग में पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको मनफी करार दिया है और उसकी सबसे अहम जो वजह है वो इस वक्त सियासी अनसर्टनिटी और तहरीक अदम एतमाद के बाद होने वाले हालात को माना जा रहा है और इसी के ऊपर तमाम तर बात रहेगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के आइंदा आने वाली पॉलिसीज़ के हवाले से सवालिया निशान है। हुकूमत ने जो रिलीफ दिए हैं जिसमें सब्सिडीज़ वगैरह शामिल है, उस हवाले से IMF को एतराज़ात हैं या उनको तशवीश है। तो तमाम तर मामला अब आगे इस पूरे ट्रांजिशन के बाद कहाँ जाएगा और पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का जो एक बहुत गहरा ताल्लुक है मईशत से, तमाम पर हम बात करेंगे। जनाब हारून शरीफ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, माहिर मुआशियात हैं और तमाम मामले पर हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सर। बताइएगा आप कैसे देखते हैं, वैसे तो बड़ा एक गहरा ताल्लुक माना जाता है मईशत और सियासी सर्टनिटी या अनसर्टनिटी का, बताइएगा अब क्या होने जा रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी शुक्रिया मोना। देखिए, एक चीज तो बहुत वाजिया है कि इनकंसिस्टेंसी और सियासी इंस्टेबिलिटी जो है उसका मुआशी इशारियों पर बहुत डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये जो हमारे 3 बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, मूडीज है, फिच है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है, वो क्योंकि पाकिस्तान एक हाईली इंडेटेड कंट्री है, क्योंकि हम बहुत सा कर्ज लेते हैं, तो वो हमारी क्रेडिट रिस्क को इवेल्युएट करते हैं। और मूडीज ने कहा है कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव से हमारी जो इस्लाहात का प्रोसेस आहिस्ता हो जाएगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हमारी IMF के साथ निगोशिएशंस में तत्तुल आ सकता है, तो जो हमारी रिमेनिंग $3 अरब की ट्रांचेस हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और उन दोनों वजूहात से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर आएगा। और ऑलरेडी क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 5 से 6% GDP पे चला जाएगा 4% की बजाय, तो हमारे करंट अकाउंट पे प्रेशर आएगा। और ये वही विशियस साइकिल है जिसमें पाकिस्तान 30 बरस से बारहा फंसता आ रहा है।
यहाँ समझने की जरूरत यह है कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो कर्ज देने वाले इदारों के लिए बहुत अहम होती हैं, और पाकिस्तान पे इसका ये असर डायरेक्ट आता है कि पाकिस्तान फ्यूचर में एक तो IMF से ट्रांच देना चाह रहा है, लेकिन हम सुकूक और बॉन्ड से, फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसा रेज करने के हमारे खासे 5-6 अरब डॉलर के इस साल प्रोग्राम है। उसका जो रिस्क प्रीमियम है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ मनी है, वो इस तरह की असेसमेंट से बढ़ जाती है जबकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कोई स्टेबिलिटी की तरफ ना आ पाए। तो जो हमारी मुश्किलात हैं उसमें अगले कुछ माह में अगर हमारा सियासी मंजरनामा कोई वाजे सिमत नहीं ले पाता तो माशी हमारी जो सूरत हाल है उस पर नेगेटिव असर आएगा, और उसके तदारुक करने के कुछ तरीके हैं जो ममालिक करते हैं, और हमें भी देखना चाहिए कि हमें जो बेसिक हमारा इकोनॉमिक है उनको हमें सियासत से हम जितना दूर कर पाएं और इदारों को डीरेगुलेट करके उनको हैंड ओवर कर पाएं तो हमारे ऊपर दुनिया का एतबार बढ़ता जाएगा। वरना पॉलिटिकल फ्लक्स में, क्योंकि बड़ी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, उसका डायरेक्ट असर हमारी मईशत पे, इशारियों पर आता है, और ये एक बहुत सीरियस वरी है। हारून साहब, दो एतबार से भी मजीद रहनुमाई हमारी करें। एक के बजट बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है और जाहिर है बजट देना है। अब ऐसे में अगर कोई ट्रांजिशन होती है तो उस केस में क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए? और दूसरी बात जो बहुत अहम सवाल सबके जहनों में है वो ये है, और उसका जवाब अभी तक हमें अपोजिशन या जो दीगर जो आप समझे उम्मीदवार हैं हुकूमत के, उनकी तरफ से नहीं मिला कि सब्सिडीज जो दी गई बिलखुसूस पेट्रोल की कीमतों पे, कल भी ओगरा ने 55 रुपए इजाफे की समरी आगे फॉरवर्ड की जो कि मुस्तरद की गई। तो उस हवाले से क्या फ्यूचर होगा और क्या असर पड़ेगा? क्या विड्रॉ करना पड़ेगा हमें तमाम ये रिलीफ आवाम से? देखिए, पहला जो आपका सवाल है उसका तो डायरेक्ट ताल्लुक बजट का जो है वो हमारा IMF की नेगोशिएशन से है, जो कि शुरू हो गई थी, और शौकत तरीन साहब का ख्याल था कि वो उसको कंक्लूड कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और उसमें एक मेजर एलिमेंट सवाल ये भी था कि जो आपने ये सब्सिडी दी है बगैर कंसल्ट किए दुनिया से, उसके लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे? तो इस सूरत हाल पे हुकूमत को, उनको एक ही तरीका है, क्योंकि उसको करने का, कि हम अपना डेवलपमेंट बजट को मजीद कम कर दें, जिसके बहुत सीरियस दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्शन का साल होता है या जब रियल पॉलिटिक के अंदर हमारे सियासतदान खेलते हैं तो वो पॉपुलिज्म की तरफ जाते हैं, और सब्सिडी का फैसला बिल्कुल एक पॉपुलिज्म और एक्सपोर्ट गेन करने के लिए था। उसके अंदर कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन नहीं की गई, उसके अंदर कोई डिस्कशंस हमारे जो मेजर लेंडर्स हैं IMF या दूसरे, उनसे नहीं की गई। अब हमें मुश्किल पेश आ रही है उनको समझाने में। जो मैं देख रहा हूं अगला बजट, क्योंकि अगर ये ट्रांजिशन अल्लाह करे स्मूथ हो जाए और एक हुकूमत चाहे PTI की रहे या अपोजिशन की रहे, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाए, तो उनको इसके अंदर रिवर्सल्स बजट से पहले करनी पड़ेंगी। हालांकि खान साहब ने कहा था कि ये जून तक रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और अगर बजट देना है तो हमें फंड की ट्रांच की भी जरूरत पड़ेगी। और ऑलरेडी आप देख रही हो कि रिजर्व्स पे प्रेशर आना शुरू हो गया है, और तकरीबन 2 अरब डॉलर के रिजर्व्स हमारे पिछले 10 दिन में कम हो चुके हैं। यानी गोया ये हारून साहब कि अगर जो भी ट्रांजिशन हो, और अगर हो और ना हो, दोनों केसेस में आप कह रहे हैं कि बजट से पहले ये सब्सिडीज विड्रॉ करनी पड़ेंगी हमें? जी, हमें कुछ एसेंशियल प्राइसेस, क्योंकि हमारा 20% इन्हिसार ऑयल पे, लकीली ऑयल प्राइस जब ये दी गई थी बढ़ रही थी, अभी कुछ नीचे आ गई है। हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो ज्यादा अहम चीज हमें सोचने की इस वक्त ये है कि हमारे पास जो लोग इन्वेस्टर तो पहले ही नहीं आ रहे थे, अब अगर नई हुकूमत आती भी है तो जो बातचीत हो रही है कि उसका टेन्योर भी कुछ इतना लंबा नहीं होगा, तो वो लोग फिर उसमें अपना क्रेडिटर्स भी और इन्वेस्टर्स भी वो अपना हाथ रोकेंगे कि पहले हम सिमत देख लें कि सियासी तौर पे मुल्क किस तरफ जा रहा है। इसलिए हमें मईशत की जो मेन चीजें हैं उसके लिए कुछ क्रेडिबल इदारे और न्यूट्रल लोगों को इनको डे टू डे हैंडलिंग में दे देना चाहिए। अगर हम सियासी तौर पे हैंडल करते रहेंगे तो ये मुश्किलात रहेंगी। क्या मार्केट्स में कुछ अनसर्टेनिटी दूर हो पाएगी? हारून साहब आखिर में फरमाइएगा, ये पूरी जो चीज है उस पर मार्केट्स भी रिएक्ट करती हुई नजर आ रही हैं,
तो क्या वहां पर कुछ प्रेशर रिलीज होगा कल के बाद? जी देखिए इंटरेस्टिंगली जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसका तो बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है, बल्कि वो 1-2 दिन बढ़ भी गई थी। तो मार्केट्स जो हैं वो तो फ्यूचर सेंटिमेंट्स को देखती हैं, अचानक रिएक्ट नहीं करेंगी क्योंकि ये फ्लूइड सिचुएशन कोई पाकिस्तान के लिए नई नहीं है। लेकिन हमारी इंटरनल मार्केट्स के अंदर जो मुझे डर ये है कि जो हमारे कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, क्रेडिट के हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल्स के हैं, उनके अंदर जो हमारे फिर वो स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं क्योंकि हुकूमत की तवज्जो इन चीजों से हट जाती है। आप देखिए डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू हो गई, इसके अलावा जो कमोडिटी प्राइसेस रमजान में वैसे ही बढ़नी शुरू हो जाती हैं और हुकूमत की गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होता है। तो हम वहां पर इस अनसर्टेनिटी में, अब हुकूमत तो 24 घंटे सियासत संभाल रही है, तो उसका इम्पैक्ट अवाम की जिंदगी पर आता है और हमें इसलिए इसको डीरेगुलेट करने की जरूरत है। राइट नाज़रीन, ये हमारा सेकंड सेगमेंट। और शुक्रिया जनाब हारून शरीफ, आपने हमारा साथ दिया और आपने एक सिम्त दी इस पूरी डिस्कशन को इकोनॉमिक एतबार से। नाज़रीन, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हम तमाम को, और इंशाल्लाह कल जब आपसे मुलाकात होगी तो कल पहला रोज़ा है, लेकिन साथ साथ मुल्क में भी जो सियासी मंजरनामा है एक तरह से उसका फिनाले समझा जा रहा है कल के रोज़ को। बस यही उम्मीद है कि तमाम तर चीज़ें, क्योंकि पहला रोज़ा भी है, तो खुश असलूबी से तय हों। देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।